वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 18th एंड 19th जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यहाँ पर हमारे सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्लस साथ में हमारा जो मेन टारगेट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड स्टैटिक फैक्ट। यानी कि हम करंट अफेयर को स्टैटिक फैक्ट्स के साथ लिंक करके जो है वो पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। हर रोज जो है वो हम करंट अफेयर जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द डे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है अग्निवीर स्कीम की। अग्निवीर स्कीम न्यूज में क्यों है? क्योंकि हरियाणा के जो सीएम है इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, अग्निवीर को जो है वो 10% रिजर्वेशन देंगे। ये स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी 2022 में, और 4 साल की सर्विस जो है वो यहाँ पर अग्निवीर के लिए कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि हालांकि इसमें से 25% ऐसे होंगे जो कि रेस्ट ऑफ द सर्विस जो 15 साल की बची है उसके लिए जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने सरकार लेकर जाएगी? सिर्फ 25% को सरकार जो है वो आगे लेकर जाएगी। रेस्ट ऑफ द जितने भी रहेंगे उनको जो है वो आर्मी से जो है कि 4 साल की सर्विस के बाद जो है वो उनको छोड़नी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि रिजर्वेशन कहाँ कहाँ दे रहे हैं। तो इसमें कहा है कि सबसे पहले तो कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी, ग्रुप सी की सर्विसेज है या ग्रुप बी की सर्विसेज, यहाँ पे कहा है कि 5% रिजर्वेशन देंगे। ग्रुप सी की सर्विसेज है जो सिविल पोस्ट, उसमें जो है वो 5% रिजर्वेशन किसके लिए रहेगी? अग्निवीर के लिए रहेगी, ऐसा हरियाणा सरकार ने कहा है। इसके बाद 10% रिजर्वेशन में यहाँ पर दे रहे हैं पुलिस गार्ड, ठीक है, माइनिंग गार्ड्स हो गया, या फिर अगर हम बात करें फॉरेस्ट गार्ड, इनके लिए जो है वो यहाँ पर कितनी आ रही है? 10% रिजर्वेशन जो है वो अग्निवीर के लिए यहाँ पर जो है वो आ रही है, ऐसा इन्होंने कहा है। और अगर हम बात करें अग्निवीर के लिए जो मिनिमम एज जो चाहिए वो 17.5 ईयर्स, और साथ में मैक्सिमम एज यहाँ पर है 23 साल। इसके बाद नेक्स्ट है एडीबी ने क्या कहा है, भारत जो है वो 2025 के लिए ग्रो करने वाला है 7%। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक जो है वो बना था 1966 में, और ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका जो मेन फोकस है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉपरेशन को प्रमोट करना अमंगस्ट द एशियन कंट्रीज। या अगर कोई एशियन कंट्री है उसका किसी बाहर वाली कंट्री के साथ अगर कोई इकोनॉमिक रिलेशन है तो उसको प्रमोट करना इसका काम है। हेडक्वार्टर अगर हम बात करें मनीला, फिलीपींस में जो वो हेडक्वार्टर है, और 68 मेंबर्स है अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें, जिसमें 49 मेंबर्स जो है वो आपके एशिया से है और 19 मेंबर जो है वो आउटसाइड द एशिया। इंपॉर्टेंट शेयर की अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन सी कंट्री का कितना शेयर है, तो जापान और यूएसए टॉप में आते हैं जिनका शेयर है 15.6%, दोनों का, मतलब 15 इसका 15 इसका। दूसरे नंबर पर आती है चाइना, चाइना का शेयर है 6.4%। थर्ड नंबर पर आती है भारत, भारत का शेयर है 6.3%। और फोर्थ रैंक जो यहाँ पर आता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया का 5.8% के साथ, कि इतना शेयर इनका है। प्लस साथ में एक फैक्टर और है जिसकी वजह से न्यूज में है, एडीबी ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो लोन साइन किया है $240.5 मिलियन का भारत के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर ये कहा है कि ये फाइनेंस कर रहे हैं रूफटॉप सोलर सिस्टम को, जो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग जो इनिशिएटिव शुरू किया है उसके लिए जो है वो ये लोन जो है वो यहाँ पर जो है वो इसने प्रोवाइड किया है। तो दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है वो बूस्ट अप कर रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है नेविगेटिंग न्यू हॉरिजन, अ ग्लोबल फोरसाइट रिपोर्ट ऑन प्लैनेटरी हेल्थ एंड ह्यूमन वेलबींग। ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कि हाइलाइट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रिपोर्ट ने जो कहा है आप शॉक्ड हो जाओगे। इन्होंने कहा है कि कोई भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अभी तक यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नहीं हुई है। जो हमारे ये 17 गोल है, यानी कि 17 गोल्स है और 169 टारगेट्स है, अभी कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है ही नहीं। 85% ऑफ द 169 टारगेट जो है वो ऑफ ट्रैक है। 85% यानी कि 15% में ही कुछ जो है वो चल रहे हैं, बाकी सब ऑफ ट्रैक है। साथ में ये कहा है कि 37% में तो कोई प्रोग्रेस शो ही नहीं हो रही। 60% ऑफ द एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स रिमेन अनक्लियर इन देयर स्टेटस। मतलब कि आपने एसडीजीज का टारगेट बनाया है कि हमें 2030 को अचीव करना है, लेकिन ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने बता दी है कि सर ये रियलिटी है और ये हो रहा है। इसमें यह कहा गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है आर प्रोडक्टेड टू अफेक्ट ओवर 90% ऑफ द लैंड बाय 2025। तो ये रिपोर्ट जो है वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर चेक कर सकते हैं। और वेल नोट्स बनाकर जो वहां पर शेयर किया गया है। 46% ऑफ द स्पीशीज में फे एक्सटेंशन की, जो हमारी स्पीशीज है यहाँ पर
वो अराउंड जो है वो इतनी एक्सटेंड हो सकती है 46%। ग्लोबल टेम्परेचर हम तो कह रहे हैं कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाने देना है, ये हमारा पेरिस में जो है वो हमने COP21 में डिसाइड किया था। लेकिन ये कह रहे हैं कि 2.1 से लेकर 3.9 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो इस सेंचुरी के एंड में यानी कि 2100 तक हम इतने टेम्परेचर तक पहुंच जाएंगे। ग्लोबल टेम्परेचर की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके बाद ये कहा है स्कार्सिटी एंड कंपटीशन फॉर क्रिटिकल रिसोर्सेज जो इंक्रीज हो जाएगा, और न्यू इरा ऑफ कन्फ्लिक्ट भी इन्होंने बात की है, जैसा AI बेस्ड एंड ऑटोनोमस वेपन्स जो अभी इजराइल ने यूज भी किए हैं, वेपन जो AI बेस्ड उन्होंने जो है वो ड्रोन्स जो है वो ड्यूरिंग वॉर जो है वो यूज किया है। तो ये कहा है कि ये जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से न्यू इरा ऑफ कन्फ्लिक्ट के साथ। देन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ एट मैसिव लेवल, और ये हम देख भी रहे हैं अभी से डिस्प्लेसमेंट, जैसा फॉर एग्जांपल म्यांमार से लोग भारत और बांग्लादेश में आए, मैक्सिको से जो है वो USA की तरफ जा रहे हैं, और जिस तरह से जो है वो आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो है वो वॉर लाइक कंडीशंस बनी हुई है। फॉर एग्जांपल एक वेस्ट एशिया में जिस तरह से इसराइल और अभी गाजा जो एक पैलेस्टाइन वाला कन्फ्लिक्ट चल रखा है, और इराक ईरान में जो कन्फ्लिक्ट चले हैं, या फिर अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, तो इसकी वजह से जो है वो मैसिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो देखी जा रही है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है 5 जून 1972 में। ये एक लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है। इसका जो मेन काम है वो है एनवायरमेंट से रिलेटेड एजेंडा जो ग्लोबल लेवल पर उसमें प्रमोट करना। मेन फोकस क्या है यहाँ पर? मेन फोकस है कि हमें ऐसी डेवलपमेंट को प्रमोट करना है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, और साथ में फोकस ये भी है कि हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है। मेजर रिपोर्ट्स ये ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से कि कौन सी रिपोर्ट जो है वो रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसमें एमिशन गैप रिपोर्ट, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लैनेट, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो रिलीज करता है UNEP, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, ये कौन से ईयर में बनी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मेजर कैंपेन्स की अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के, तो यहाँ पर बीट पोल्यूशन, UN75 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, वाइल्ड फॉर लाइफ कैंपेन, ये जो है वो मेजर कैंपेन है जो लॉन्च किए थे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें नायरोबी केनिया में है, और 1972 में अगर UNEP बना है तो यहाँ पर इस टाइम पे कॉन्वेंशन हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसके अंडर जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और इससे पहले याद रखना है 1971 में फेमस रामसर कन्वेंशन हुआ था ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का भी मेंबर है, भारत जो है वो रामसर कन्वेंशन का भी मेंबर है। तो ये दोनों याद रखने बहुत जरूरी है, और भारत किसका मेंबर है किसका नहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंसेप्ट शेडो कैबिनेट का। वैसे तो शेडो कैबिनेट जो वेस्ट जो है वो हमारी उसके ऊपर बेस सिस्टम है, वेस्ट का सिस्टम है, ये वहाँ पर होती है, लेकिन भारत में भी कुछ स्टेट्स में जो है वो देखा गया है। जैसा रिसेंट में अगर हम बात करें तो उड़ीसा के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है नवीन पटनायक जी, उन्होंने क्या किया है यहाँ पर कि MP MLA जो MLA हैं जो अपोजिशन में है, उनके साथ मिलकर एक शेडो कैबिनेट, एक मिरर पोर्टफोलियो जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसका प्रिपेयर किया है। यानी कि एक हेल्थ मिनिस्टर के अपोजिट एक हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के अपोजिट फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो गवर्नमेंट के एक्शन है उसको मॉनिटर करेंगे हम पूरा ट्रांसपेरेंट मैनर में चलेंगे, और अपोजिशन का जो है वो यहाँ से जो है वो रोल जो है वो इसके थ्रू काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव हो जाता है, सरकार पर प्रॉपर जो है वो नज़र रखी जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है एशियाज फर्स्ट प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। इसको इनॉग्रेट किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और ये कहाँ पर किया है? फरीदाबाद में। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट करना कोलैबोरेशन इन माइक्रोबियल रिसर्च एंड हेल्थ केयर इनोवेशन में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनॉग्रेट हमारे फाइनेंस यूनियन जो है वो मिनिस्टर ने किया है। फरीदाबाद में ये जो है वो प्री क्लिनिकल नेटवर्क लगाए, ये एशिया का पहला लगा है, इसलिए हमारी ये अचीवमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है, प्लस साथ में ये रीअपॉइंट हुए हैं, अभी इनका टर्म जो वो कंटिन्यू किया है। अभी आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम मतलब यहाँ पर कि चेयरमैन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्लस साथ में आप ये बता सकते हैं कि जो नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये कौन से ईयर में बना है। इससे पहले जो है वो एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, और ये प्लानिंग कमीशन को जो है वो रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। नीति आयोग थिंक टैंक बेस्ड मैकेनिज्म है पूरा का पूरा सिस्टम। इसमें जो कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो CM
होते हैं सारी स्टेट्स के, उन यूटीज़ के जिनके जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, प्लस साथ में यहाँ पर जो है वो यूटीज़ के जिनके पास असेंबली नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसमें अगर हम बात करें यहाँ से तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो नॉमिनेट करते हैं एक्सपर्ट्स को, और जो नीति आयोग है वो वर्क करता है कॉपरेटिव और कॉम्पिटिटिव दोनों फेडरलिज्म पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो रिपोर्ट्स नीति आयोग ने रिलीज़ की है उनको हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है 18 जुलाई, इसको नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। देन उसके बाद है रॉबर्ट मेट्सोला, ये जो है वो री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट टिल 2027 तक जो है वो ये इलेक्ट हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एन क्लाई सेल्वी, ये जो है वो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द CSIR है, और अभी इनका डायरेक्ट जो अगर हम बात करें एज ए डायरेक्टर जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया गया है 2 साल के लिए, यानी कि 2 साल और जो है वो ये सर्विस करने वाले हैं CSIR एज ए डायरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे कि जो जस्टिस अलाइया नीलुम, ये जो है वो इन्होंने ओथ ली है, और ये जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बने हैं। ये याद रखना, पहली वुमेन है जो इतनी बड़ी पोस्ट पर जो है वो जुडिशरी में पहुंची है। देन उसके बाद नेक्स्ट है दीपा मलिक को अपॉइंट किया है एज अ एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया, इंपॉर्टेंट। और ये दीपा मलिक जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत की फर्स्ट वुमेन पैरालंपिक मेडलिस्ट है। अर्जुना अवार्ड इनको 2012 में मिला है, और पद्मश्री जो है वो इनको 2017 में मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट है रशिया ने ऑफर्ड किया है कॉपरेशन टू इंडिया इन बिल्डिंग स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। रशिया ने कहा है कि हम भारत की मदद करेंगे स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेशनल फिश फार्मर डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 10th जुलाई को, या ऑब्जर्व किया जाता है 10th जुलाई को। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।